नमस्कार। ये कोरोना जीवन को बहुत ही निराले ढंग से परिभाषित कर रहा है और एक आम और ख़ास आदमी के लिए जो जीवन के अर्थ थे उसमें कुछ नयापन तो आ ही रहा है। आप देख सकते हैं कि आम और ख़ास का फ़र्क कहाँ पर और कितना हो रहा है। जहाँ ख़ास आदमी के पास ढेर सारा पैसा और साधन होने के बाद भी वो ख़ास नहीं रह पा रहा है, क्योंकि पैसे का महत्व तभी होता है जब वह बाज़ार में हो। मान लीजिए मेरे पास ढेर सारा पैसा है और मैं उससे कुछ खरीद ना सकूं, तो मेरे पास पैसा होने का कोई अर्थ नहीं है। तो पैसे का महत्व जब बाज़ार में उसको बाजारू चीज़ों को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तभी उसका महत्व होता है, नहीं तो ढेर सारी संपत्ति किसी काम की नहीं रहती है। क्योंकि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह तो वहीं तक सीमित रहती हैं। आप किसी झोपड़ी में रहते हों या किसी बड़े मकान में रहते हों, आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और इस 2 वक्त की रोटी में बहुत सारा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे हों और वो रोटी ही न हो तो उस पैसे का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रोटी जब होगी ही नहीं तो रोटी खरीदी कैसे जाएगी। तो रोटी के बिकने के लिए जो पहली शर्त है रोटी का होना है, और कौन कितना खरीदेगा ये उसके बाद तय होगा। और मज़दूर आदमी जब बहुत अच्छे हालात थे उस वक्त भी उसकी ज़िंदगी किसी तरह ही चल रही थी। अभी तमाम कहानियाँ आ रही हैं, ट्रेनों से आने जाने वालों की, ट्रकों से आने जाने वालों की, पैदल चलने वालों की, कि कैसे कोई 2000 किलोमीटर की यात्रा किया परिवार के साथ। एक बिटिया ने कैसे अपने बाप को दिल्ली से बिहार या झारखंड में अपने बीमार पिता को ले गई। ये कहानियाँ बड़ी रोचक होती हैं, क्योंकि जहाँ भी दुख तकलीफ़ की बात होती है उससे हर आदमी आकर्षित होता है और इन कहानियों को कहने सुनने में एक अजीब तरह का, अगर कहा जाए आनंद आता है तो शायद गलत नहीं होगा। आप पूरे साहित्य और सिनेमा को देखिए, जहाँ व्यक्ति की तकलीफ़, मुफलिसी, बेरोज़गारी, मतलब वो कितना जूझ रहा है ज़िंदगी से। अच्छी कहानियाँ आम तौर पर उसी पर आधारित होती हैं। तो हमारे यहाँ भी ये इंटरनेट एक्सेस, मोबाइल की जो अवेलेबिलिटी है उस पर भी लगातार 1.5 से 2 GB डेटा हर आदमी के पास उपलब्ध हो गया है। वहाँ पर भी कहानियाँ कही जा रही हैं। हर आदमी कहानीकार हो गया है और यह कहानीकार खुद को पत्रकार कह रहा है। तो वो सेलेक्टिव तरीके से वो पुरानी कहानियों को हमारे बीच में उनके दृश्य ढूंढता है और उसके आगे पीछे और पूरी घटना का जो विमर्श है उसे नहीं बताता, और वह सिर्फ कहानी का एक अंश वहाँ से निकाल लेता है। किसी रोते हुए बच्चे की तस्वीर हो या किसी गरीब की किसी खास स्थिति की तस्वीरों को उस गरीबी का महिमा मंडन करने लग जाता है और दुनिया में आह और वाह दोनों एक साथ निकलने लग जाती है। और वो दृश्य काफ़ी बिकाऊ है आज के ज़माने में। लोग घरों में बैठे हैं, मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहे हैं और वहाँ ऐसे दृश्य बेहद, हालांकि उनको लगता है कि वो दुख जता रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो दुख जताना नहीं है, उसको वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लगातार उस फ़ोटो या वीडियो को शेयर करना। एक तरफ आप प्राइवेसी की बात करते हो तो फिर उस गरीब आदमी की, उस मजबूर आदमी की क्या कोई प्राइवेसी होती है? आप तो उसका वीडियो बना दिए, आपने उसकी फ़ोटो भी पोस्ट कर दी और वो लगातार चल रहा है। आप सरकारों की आलोचना कर रहे हैं, समाज की आलोचना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो कमियां हैं और एक देश और समाज के तौर पर हम तमाम असफलताओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उससे लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उन समस्याओं से पार पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक शिक्षक के तौर पर हम कैसे हैं? एक माँ बाप के तौर पर हम कैसे हैं? एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका कैसी है?
तो यह सफलता जिस सरकारी तंत्र के मत्थे मढ़ी जा रही है वह कितनी सही है। आप सोचिए, इसी पत्रकारिता में, मीडिया में जो लोग हैं उनकी प्राथमिकता क्या है। व्यापार करने वाले जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है। क्या कहीं कोई व्यक्ति और समाज उस प्राथमिकता में आता है? सोचिए, अगर आता होगा तो हम संवेदनशील होंगे, हम खड़े होंगे। हम छोटी सी मदद किसी को करते हैं और लगातार उसका फ़ोटो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए मैं कितना महान काम कर रहा हूँ। भाई, आप बिल्कुल महान काम नहीं कर रहे हो। आप आत्ममुग्ध हो और आत्म प्रचार में लगे हुए हो। पता चलता है आपके पास थोड़ा सा पावर और पैसा है, तो हो सकता है इसमें एक हिडन एजेंडा भी आपका चल रहा है कि आप भविष्य की राजनीति में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और ख़ुद को महान प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप डेली 2-4 लोगों के लिए खाना का पैकेट बना सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, तो यही बहुत बड़ा काम है। आप अपने स्तर पे जो कर सकते हैं सिर्फ उतना करने की ज़रूरत है। पूरे समाज की जिम्मेदारी आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप एक आलोचना प्रशंसा के जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आप आलोचक हैं, समर्थक हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको कोई नहीं जानता है। आप चाहे आलोचक हों चाहे प्रशंसक हों, आपकी कोई भी हैसियत नहीं है। आप इस मीडिया पे लगातार हिंदू होने, मुसलमान होने, फलनवा जाति का ठेकेदार होने की कोशिश मत करिए। आपको अपनी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, इस पे मेहनत करना है। और आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सोचिए, आप जिस जाति के हैं, क्या उससे इतर जाति के लोगों से आपके संबंध कैसे हैं। आप हिंदू हो, अच्छी बात है, आपका एक अच्छा मुस्लिम दोस्त क्यों नहीं है। आप मुसलमान हो तो आपके कितने हिंदू दोस्त हैं। आप उनके घर आते जाते हो तो आपके कैसे संबंध हैं। क्या आपके घर की समस्याएं उनके घर की समस्याएं अलग अलग हैं। गरीबी और अमीरी या पैसे की कमी से जो समस्याएं पैदा होती हैं, क्या उसके घर में नहीं हैं। सब एक तरह की समस्याएं हैं। थोड़ा गहराई में देखिए, आराम से बात करिए, साथ में बैठिए, तब तो जानेंगे कि समस्या क्या है। आप तो नारेबाजी में व्यस्त हो। किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया और कौवे के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। भाई, सबसे पहले कान देखिए, और कान देखने के लिए कहाँ दूर जाना है। कान तो आपके पास ही है, अगर नहीं भी है तो भी आपके पास ही से पता चल जाएगा। उसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपकी वास्तविक समस्याएं हैं आपके एकदम पास हैं। और फिर इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं उसको क्रॉस चेक ज़रूर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक को अंतिम सत्य मत मानिए। और अगर आप कोई वीडियो, फ़ोटो अगर वाहियात टाइप है, आपको ख़तरा टाइप है, आपको डरा रहा है, बहुत समझा रहा है, तो उसके एक बार गूगल पे चेक कर लीजिए, दूसरे लोगों से बात कर लीजिए और उसको शेयर, कॉपी पेस्ट प्लीज़ मत करिए। और हाँ, सच में आप समाज के किसी भी तबके के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप स्थानीय प्रशासन की मदद ले सकते हैं। इतना बुरा कोई भी नहीं है। आप स्थानीय पुलिस थाने में जाइए, जो पुलिस चौकी है वहाँ पर बात करिए कि आप लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, पुलिस वाले से बात करिए। अच्छा बताइए, दिन भर रात भर कौन सड़कों पे टहलता रहता? पुलिस वाला टहलता रहता है। आपका जो सफाई कर्मी है वो सबसे ज़्यादा घूमता रहता है। तो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इनके माध्यम से क्यों नहीं करते हैं? भाई, आप खाने के 50 पैकेट बनाइए। जो पुलिस की जो 100 नंबर की गाड़ी है, जो अब 112 नंबर हो गई है, उनको 50 पैकेट पकड़ा दीजिए आप कि भाई जो आपको रास्ते में मिलते हैं भूखे, उनको आप दे दीजिएगा। आपका सफाई कर्मी कहाँ कहाँ आता जाता होगा, उसको दे दीजिए आप। उसके माध्यम से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चीज़ों को। अब आप, लेकिन आप तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए परेशान हैं, वीडियो बनाने के लिए कि आप कितने महान आदमी हैं। तो दिक्कत इस बात से आ रही है। और सोचिए, जो है तमाम जो है अर्ध विक्षिप्त लोग, विक्षिप्त लोग और कैसे कैसे लोग, अब क्या कहा जाए। आप अपने सड़क गली कहीं से गुजरिए तो तमाम लोग सड़क किनारे पड़े मिल जाते हैं। अभी मैं खुद अपने शहर में देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि वो कितने सालों से एक गुमशुदा आदमी, गुमशुदा का मतलब यही है जिसे आप पागल कहते हैं, वो वहाँ पड़ा हुआ है। उसके तन पे कपड़े भी हैं और वो जिंदा भी है, और उसे मैं सालों से देख रहा हूँ, मेरे मोहल्ले के सामने ही है।
तो जाड़ा, गर्मी, बरसात सारे मौसम गुजर रहे हैं और बगैर कपड़े के वो कभी नहीं होता है, और उसको पर्याप्त खाना भी मिल जाता है। कौन देता है सोचिए आप। इतने अच्छे तो लोग होंगे ना जो कुछ न कुछ उसको दे जाते हैं, उस पर तरस खाते हैं। लेकिन आप क्या कभी फ़ोटो खिंचवाते देखते हैं उस आदमी के साथ? उसके तन पे हम तो जाड़े में देखते हैं उसके पास बड़े बड़े नए नए कंबल पड़े रहते हैं, और वो कपड़े जो है बदलता नहीं है कि धुलता हो, वो कपड़े फेंक ही देता है, फिर कोई नया दे जाता है, और वो सालों से पड़ा है। मुझे तो लग रहा है कि वो बूढ़ा हो गया उसी जगह पर, और उसका पेट भर रहा है, उसका तन ढक रहा है। लोग मदद कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, और कोई भी पागल आप सड़क किनारे आप मरता हुआ नहीं देखे होंगे कि बिना खाए मर जाता होगा या बिना कपड़े के रहता होगा। थोड़ी बहुत मदद उसको मिल जाती है। जो होटल वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब थोड़ी थोड़ा उसको मदद कुछ न कुछ करते रहते हैं, और वो जिंदा रहता है। तो हमें भी यही करना है। अगर आप कुछ भी सक्षम हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप अपने स्तर पे मदद करिए लोगों की। हमारी आबादी 130 करोड़ से ऊपर है। दुनिया की कोई भी सरकार अंतिम आदमी तक नहीं पहुंच सकती है, और पहुंच भी रही है तो बीच में हम जैसे लोग ही हैं जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, और क्या क्या हैं। आप किसको दोष दोगे? पुलिस में कौन है? प्रशासन में कौन है? पॉलिटिक्स में कौन है? हमारे ही आपके घर वाले हैं, हमारे आपके बीच से गए हैं। अच्छी सरकार है या ख़राब सरकार, उसका जिम्मेदार कौन है? वोट तो हमने ही दिया है ना। अब 5 साल वो सरकार चलेगी, तो गाली गलौज करने से तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल में हैं, तो उसमें कौन काम कर रहा है? आपके हमारे घर के लोग हैं। अगर मेरा भाई डॉक्टर है और वो अच्छे से काम करेगा तो वहाँ तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा ना। आप टीचर हैं, आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार से सैलरी तो आपको बराबर मिल रही है। अब उस स्कूल को अच्छा बुरा बनाना तो आपके हाथ में है। तो ये सारा खेल आम आदमी के हाथ में है। अब कोरोना का ही लीजिए, तो कोरोना की लड़ाई किस तरह से, जैसे HIV से लड़ाई, बाकी वायरस से लड़ाई दुनिया लड़ रही है, वैसे इससे भी लड़ना है। इसमें कोई अनोखापन नहीं है। आपको, हमको या पूरी दुनिया को अभी इस वायरस के बारे में कुछ भी ठीक से मालूम नहीं है। पूरी दुनिया जानने की कोशिश कर रही है, नए नए प्रयोग कर रही है। आज कोई बात कही जाती है, कल वो गलत साबित हो जा रही है। अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि हमको कैसे क्या करना है। ये दवा फ़ायदा करेगी, ये नहीं करेगी। हो सकता है कि अमेरिका में वो दवा फ़ायदा कर रही है, यहाँ ना फ़ायदा कर रही है। चीन में उसके कुछ और प्रभाव थे, यहाँ कुछ और प्रभाव हैं। सही गलत कौन है, उसके पीछे की क्या राजनीति है, देशों की जो अपनी राजनीति है उनके मंशा क्या हैं, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं। या हम इस स्थिति में हैं कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमको बचाव करना है। जब तक कोई एक निश्चित दवा नहीं आ जाती, कोई ऐसे साधन नहीं आ जाते कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए। और वो सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। हमने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया। लॉकडाउन का इस्तेमाल क्यों किया? क्या लॉकडाउन से बीमारी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, लॉकडाउन से बीमारी पे रोक लगेगा कि बीमारी आगे ना बढ़े। अगर उसको अनुशासित तरीके से उसका पालन किया जाए लॉकडाउन का, काफ़ी हद तक चीज़ें रुक सकती हैं। लेकिन हमने नहीं रोका। हमने अनुशासन के नाम पे हम में क्या है, या हम कब अनुशासित रहे हैं? अगर आप देखिए, हम कोई भी बात नहीं मानते हैं। हम पुलिस वाले को देख के मास्क लगा लेते हैं, भीड़ लगाए लोग बैठे हैं, और पता चलता है जब प्रशासन की गाड़ी आती है, सायरन हूटर बनता है, तब लोग दूर दूर हो जाते हैं। अरे भैया, कोरोना प्रशासन से नहीं डरता है, कोरोना से आपको डर है। आप तो कोरोना को लग रहा है कि प्रशासन को धोखा देके आप कोरोना से बच जाओगे। ये संभव नहीं है। तो जो गाइडलाइन आ रही कि आपको मास्क लगाना है, एक दूसरे को टच करने से बचना है, तो बचिए आप। अब उसको जीवन में ले आइए। अब सारा बात हो रहा है कि ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, साथ रहने पे होगा, नहीं होगा। हाँ, सारी बातें सही भी हैं, गलत भी हैं। अब क्या है, जब पता ही नहीं है तो आपको सावधानी तो बरतनी ही होगी ना। कोरोना क्या है भाई? एक वायरस से उत्पन्न हुई बीमारी है। अब ये किस तरीके से फैल रही है दुनिया में? अगर लोग मर रहे हैं, आप कहोगे झूठे मर रहे हैं। अरे भाई, सच में मर रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होगी और आप फंस गए और बाई चांस आप उस बीमारी से नहीं लड़ पाए, तो अंत क्या होगा? आप कल्पना कर लीजिए। अमेरिका में अगर 1 लाख लोगों के करीब हो चुकी है मरने वालों की संख्या, तो क्या झूठ की हुई है? तो आप यकीन करिए और सावधान रहिए। और डरना भी कोई बुरी बात नहीं है।
डरना इसलिए है कि ये बीमारी हो सकती है, लेकिन जीवन से डरना नहीं है, आपको बीमारी से डरना है। जीवंत रहना है, खुश रहना है, परिश्रम करिए, हंसिए, बोलिए और आपस में खूब बातें करिए। सोशल डिस्टेंसिंग अब फिजिकल डिस्टेंसिंग हो चुकी है। लोगों से मिलिए, एक निश्चित दूरी बनाए रखिए। अनजान लोगों से मिलिए तो आपको क्या सटने की ज़रूरत है, थोड़ा दूर से बात करिए। हाथ धुलने के लिए कहा जा रहा है तो धुल लीजिए। कोरोना कैसे होगा, नहीं होगा, इस प्रवचन से कुछ नहीं होने वाला भाई। अब कोरोना से लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? लॉकडाउन ख़त्म हो ये भी समस्या, लॉकडाउन चलता रहे ये भी समस्या, क्योंकि आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो जीवन कैसे चलेगा? एक ऐसा वर्ग जिसके पास एक निश्चित आय हो रही, वो भी सरकारी अमले में काम करने वाला, सरकारी पेंशन पे रहने वाला, या किसी भी तरीके से एक निश्चित इनकम जिसकी हो रही है, उसके लिए लॉकडाउन चाहे जितने दिन का रहे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर डेली कमाने खाने वाले के लिए लॉकडाउन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस लॉकडाउन को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा ना, और उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो फिर फंसेंगे। और आपको सावधानी में अनुशासन बरतना है। अगर कोई आदमी बीमार है तो डिस्टेंस मेंटेन करिए, अच्छा खाइए, परिश्रम करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, व्यायाम करिए, जो भी करना हो करिए और स्वस्थ रहिए। अब जैसे आजीविका की भूमिका भी, एक अखबार में ये बड़े शानदार शब्द मिले, आपको सुनाते हैं। जीवन और जीविका शब्दों का ध्वन्यात्मक सुर जितना मधुर और लयात्मक है, उनके अंतर संबंध उतने ही प्रगाढ़ हैं, पूरक हैं, परिपूर्ण हैं। निसंदेह जीवन ब्रह्मांड की पहली प्राथमिकता है, लेकिन उस जीवन को सतत और टिकाऊ बनाने के लिए जीविका को दोयम दर्जा नहीं दिया जा सकता। जीवन जितना जरूरी है, जीविका उतनी ही अनिवार्य है। कोरोना महामारी से जीवन को बचाने के लिए उठाए गए कठोर लॉकडाउन से जीविका अवरुद्ध होती सी दिखी तो जीवन अकुला उठा। कोरोना से इतर जीवन को बचाने के लिए आजीविका के साधनों को संपन्न करने की साधना शुरू हुई। जब जब दुनिया इस बात पर एकमत हो चुकी कि कोरोना वायरस के साथ ही हमें जीना होगा, तो कुछ देश क्रिकेट खेल के उस बैट्समैन की भावभंगिमा में आ चुके हैं जो हालात की गंभीरता को देखते हुए फ्रंट फुट पर खेलने लगता है। उसे पता होता है कि रक्षात्मक खेल उसके जीवन के अभयदान की कतई शर्त नहीं है। आउट तो कभी न कभी खेल के इस तरीके से भी होना है। ऐसे में अगर वह फ्रंट फुट पर शॉट खेलने की कोशिश करेगा तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वह मुश्किल से उभर सकता है। तो फिर आप जीवन को तमाम तरीके से देखिए। कोई कह रहा है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अब आप धीरे धीरे विकल्पहीनता में जा रहे हैं। इस लड़ाई को एक सामान्य तरीके से लड़ना है, जैसे बाकी बीमारियां हैं, अब उसी तरह इसे भी मान के चलना है। अब ये हमारे साथ शामिल हो चुका है। अगर आपको लगता है कि अब ये हमारे पास पड़ोस में नहीं है तो ये एक भ्रम ही है। कोरोना अब सब जगह पहुँच चुका है। और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करिए। अगर कोई लक्षण दिखता है तो जो गाइडलाइन है उसका पालन करिए, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपकी इम्यूनिटी आपको बचाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका अच्छा स्वास्थ्य बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात अनुशासन है। यह अनुशासन इस लड़ाई में पूरे समाज को विजयी बनाएगा, पूरी दुनिया को विजयी बनाएगा। और हर देश जो जितना अनुशासित होगा इस लड़ाई से उतने ही अच्छा, कहिए कि इस लड़ाई को उतने ही अच्छे तरीके से लड़ेगा और विजयी होकर बाहर निकलेगा। अपना, अपनों का और औरों का भी ध्यान रखिए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।